जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। और ये जो वीडियो है इसमें सारा क्वेश्चन आपका जो 2024 का मॉडल पेपर आया हुआ था उसका है, ठीक है। जो कि आपको पहले ही बताया कि जितना भी मॉडल पेपर होता है और जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। क्योंकि पुराने सालों के सवाल को लगाने के बाद एक आइडिया ये भी लगता है कि पैटर्न पता चलता है, किस टाइप के सवाल आते हैं ये भी देखा जा सकता है। तो चलिए हम लोग देखने वाले हैं साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके 28 जनवरी एग्जाम जो होगा उसके लिए बहुत ही जरूरी साबित हो सकता है। और हो सकता है कि कई सवाल यहाँ से रिपीट आपको मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे आज का। पहला क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका का वह समूह जिसकी रचना, उद्गम और कार्य समान होता है उसको क्या कहते हैं। तो वैसा कोशिका, ठीक है, जिसका समूह जो वह समूह में रहे और जिसकी रचना, उद्गम और कार्य समान हो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे टिश्यू यानी कि उत्तक कहा जाता है, उत्तक कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीव इसमें से कौन सा है। एक कोशिकीय जीव, ऑप्शन है मक्खी, केचुआ, अमीबा और तितली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमीबा, एक कोशिकीय जीव। अगला क्वेश्चन है, सजीव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। तो कोई भी सजीव है उसका सजीव का संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होता है आपका कोशिका, ठीक है। कोशिका जिसका खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। अगर आपको बोला जाए कि वस्तु का क्रियात्मक और संरचनात्मक, पदार्थ का संरचनात्मक मतलब किसी भी तत्व का या आप किसी भी तत्व का बोल सकते हैं, आप तो पदार्थ का आप कह सकते हैं। कोई पदार्थ का सूक्ष्मतम कण यानी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या होती है, तो वो परमाणु होती है। और सजीव का अगर यहाँ पर बात आ जाएगा तो कोशिका हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से अधातु कौन है। यहाँ पे अधातु, तो सल्फर देखिए अधातु है, कार्बन भी अधातु है और ऑक्सीजन भी अधातु है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। अगला सवाल है कि निम्न में से धातुओं का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। धातु का उपयोग जो है वो कहाँ पर किया जाता है, तो ऑप्शन है पटाखों में, उर्वरक में, खाना बनाने वाले बर्तन में और इनमें से सभी में। तो इसका सही आंसर जो होगा इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी एकमात्र धातु है जो विद्युत की सुचालक है। वैसी कौन सी धातु है जो एकमात्र विद्युत की सुचालक है दोस्तों। ऑप्शन है कार्बन, उसके बाद ऑप्शन है फास्फोरस, उसके बाद है ग्रेफाइट और चौथा ऑप्शन है सल्फर। तो सही आंसर जो इसका होगा वो हो जाएगा ग्रेफाइट। यही क्या है, तो यही आपका विद्युत का सुचालक है जो एक अधातु है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो नमक का भी करते हैं, खाद्य तेल का भी करते हैं, चीनी का भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला सवाल है, लेग्यूम पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है। लेग्यूम पौधा जो होता है उसका जड़ में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है, तो उसमें होता है राइजोबियम दोस्तों, ठीक है। लेग्यूम पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु होता है। अगला क्वेश्चन है, भिंडी की पीत किस सूक्ष्मजीव से होता है। भिंडी की जो पीत थी वो पीठ है जो वो किस सूक्ष्मजीव से वजह से होता है, तो ऑप्शन है जीवाणु, कवक, शैवाल और विषाणु। तो इसका सही आंसर होगा विषाणु, ठीक है। विषाणु के माध्यम से भिंडी का पीठ में सूक्ष्मजीव की वजह से हो जाता है। अगला सवाल है, 10वां नंबर है कि विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो उसको दोस्तों कहते हैं विद्युत लेपन, ठीक है। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर अगर कोई लेप चढ़ाया जाता है तो उसको विद्युत लेपन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, 11वां नंबर की, कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन है नींबू का रस, जल का पानी, सिरका और आसुत जल। तो आसुत जल यानी कि डिस्टिल्ड वाटर इसका सही जवाब होगा। बाकी आप तीनों ऑप्शन जो देख रहे हैं, नींबू का रस, नल का पानी और सिरका, ये तीनों जो है विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। अगला सवाल हम लोग 12वां नंबर देखेंगे, विद्युत अपघटन का उपयोग क्या है। यानी विद्युत अपघटन क्यों करते हैं, कहाँ पर करते हैं विद्युत अपघटन का उपयोग, ठीक है। तो धातु के निष्कर्षण में, धातु के शुद्धिकरण में और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में और सभी में। तो सही जवाब इसका होगा इनमें से सभी में, ठीक है। सभी में इसका प्रयोग किया जाता है, सभी में इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है। इसलिए इसका आंसर सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 13वां नंबर है कि निम्न में से कौन से जीवों के अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन की विधि है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर निषेचन बोला है, कायांतरण बोला है, मुकुलन बोला है और गर्भधारण बोला है। यहाँ पर आपका हो जाएगा मुकुलन, ठीक है। सही आंसर जो इसका होगा वो मुकुलन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाह्य निषेचन किस में होता है। बाह्य निषेचन जो है वो किस में होता है, तो मछली में, स्टार फिश में, मेढक में या सभी में। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा सभी में, ठीक है। बाह्य निषेचन जो होता है वो सभी में हो जाता है, सभी में बाह्य निषेचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है।
तो जब भी निषेचन यानी कि अंडाणु और शुक्राणु मिलता है उसको संलयन कहते हैं, और उस समय निषेचन हो जाता है तो उस प्रक्रिया को युग्मनज कहा जाता है, यानी कि जाइगोट बनता है। ठीक है, उस समय जो है जाइगोट बनता है, यानी कि उसको युग्मनज कहते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? जब दो सतह आपस में संपर्क में हो, ठीक है, दो सतह आपस में संपर्क में हो तो उससे कौन सा बल लगता है? तो उससे दोस्तों लगता है घर्षण बल। ठीक है, जब भी दो सतह संपर्क में होगा, दो सतहों के संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है तो उसको घर्षण बल कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला सवाल है, एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? एकांक क्षेत्र में कार्यरत बल को क्या कहते हैं? तो एकांक क्षेत्रफल में कार्यरत जब बल होता है उसको दाब कहते हैं, यानी कि प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? तो पेशीय बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल या गुरुत्व बल। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा पेशीय बल। यही आपका संपर्कित बल है, क्योंकि दो वस्तु यहाँ पर संपर्क में होता है, दो आदमी संपर्क में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा क्या उत्पन्न करता है? सूर्य जो है वो नाभिकीय अभिक्रिया के द्वारा क्या उत्पन्न करता है? तो ऊष्मा, प्रकाश या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य जो होता है वो नाभिकीय अभिक्रिया के द्वारा दोनों को निकालता है, दोनों को उत्पन्न कराता है। अगला सवाल है, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो ऑप्शन है कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस और पेट्रोल। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कोयला जीवाश्म ईंधन है, लकड़ी, फिर आपका है प्राकृतिक गैस और पेट्रोल। तो जितने भी चीज़ें हैं यहाँ पर लकड़ी को छोड़कर जीवों के अवशेष से, ठीक है, जीवाश्म ईंधन यहाँ पर लकड़ी नहीं हो जाएगा, यानी 20 का ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के दहन के लिए आवश्यक क्या है? तो दहनशील पदार्थ या ज्वलन ताप या ऑक्सीजन या सभी। तो 21 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन काल की वह अवधि, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, उसे क्या कहते हैं? तो 22 का सही आंसर होगा उसे कहते हैं युवावस्था। ठीक है, उसे दोस्तों कहते हैं किशोरावस्था। ठीक है, उसे किशोरावस्था कहते हैं। अगला सवाल है, क्रोध, चिंता, उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन निकलता है? क्रोध, चिंता और उत्तेजना की अवस्था में यहाँ पर कौन सा हार्मोन निकलता है? ठीक है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा 23 नंबर का बी। ठीक है, एड्रेनालिन, यानी कि क्रोध, चिंता और उत्तेजना के समय पर एड्रेनालिन जो है वही निकलता है, उसका स्राव होता है, जो अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा निकला जाता है। अगला सवाल 24वां है कि बच्चे में, ठीक है, बच्चे में लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों बच्चे में कोई भी लिंग निर्धारण होता है उसके लिए पिता जिम्मेदार होता है। ठीक है, उसके लिए पिता जिम्मेदार होता है, क्योंकि पिता के पास जो होता है वो वायु गुणसूत्र भी होता है, XY, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो दोस्तों आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, 25 का सी नंबर आंसर बिल्कुल सही जवाब है। अगला 26वां नंबर के समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो समतल दर्पण बोला गया। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दोस्तों क्या होता है? आभासी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है कि वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने के वाले वस्तु को भी दिखा देता है उसको क्या कहते हैं? तो वह यंत्र जब दृष्टि रेखा पर नहीं रहने के बाद भी वस्तु को दिखाया जाता है तो उसको दोस्तों कहते हैं पेरियोस्कोप। ठीक है, उसको पेरियोस्कोप कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, काटी गई फसल से बीजों या दानों को निकालना क्या कहलाता है? तो काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करना कहलाता है दोस्तों यहाँ पर थ्रेसिंग। ठीक है, काटी गई फसल को बीजों और दानों से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। अगला सवाल है, अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा कम से कम कितना % होना चाहिए? तो 29 का हो जाएगा सही आंसर कि 14% से कम। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं 14% से कम। अगला क्वेश्चन है, किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? तो दोस्तों किस जीव को कहते हैं? उसको केचुआ को। ठीक है, केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। अगला सवाल है, सूर्य के सबसे बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य के सबसे बाहरी सतह का तापमान यहाँ पर कितना होता है? तो वो सूर्य के सतह के सबसे बाहर का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। अगला सवाल हम लोग 32 नंबर तक पहुंच गए हैं बच्चों। तो पूछा गया है कि निम्न में कौन सी प्राकृतिक उपग्रह है? तो प्राकृतिक उपग्रह दोस्तों चंद्रमा है। बाकी देखिए आप ऑप्शन दिया सूर्य तो कोई उपग्रह नहीं है, ध्रुव तारा भी उपग्रह नहीं है, और आर्यभट्ट जो है वो मानव निर्मित उपग्रह है, इसलिए चंद्रमा इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल यहाँ पर है कि किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है? किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो जो ग्रह सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। तो बृहस्पति जो है वही सबसे बड़ा, जुपिटर जो है सबसे बड़ा है, इसलिए उसका द्रव्यमान भी सबसे ज्यादा होगा। अगला क्वेश्चन है, घर्षण हमेशा क्या होता है? तो घर्षण हमेशा हानिकारक है या लाभदायक है
या आरोपित बल की दिशा में कार्य करता है या आरोपित बल का विरोध करता है। तो 34 का देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, आरोपित बल का विरोध। ठीक है, डी नंबर बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा, डी नंबर। तो फिर से एक बार देखते हैं, तो डी नंबर जो होगा वो क्या है, आरोपित बल का विरोध करती है। अगला सवाल है कि घर्षण निर्भर करता है, घर्षण जो है किस पर निर्भर करता है, तो पृष्ठ की प्रकृति पर या वस्तु के भार पर या दोनों पर या किसी पर नहीं। तो घर्षण जो है वो पृष्ठ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है और वस्तु के भार पर भी निर्भर करता है, इसलिए कह सकते हैं दोनों पर। अगला क्वेश्चन है घर्षण बढ़ाने का तरीका निम्न में से कौन सा है, तो स्नेहक के द्वारा या बॉल बेयरिंग के द्वारा या सतह रुखड़ा करके या इनमें से कोई नहीं। तो 36 का सही आंसर होगा सतह रुखड़ा करके। हमको घर्षण अधिक करना है ताकि हम जल्दी पर ना फिसलें, तो सतह को रुखड़ा कर देंगे। चिकना सतह पर घर्षण कम होता है जबकि रुखड़े सतह पर घर्षण ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37वां नंबर के निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित रेशा है, निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित रेशा, ऑप्शन है नायलॉन, सूती, रेशम और ऊन। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा नायलॉन, यही आपका संश्लेषित यानी कृत्रिम रेशा है। अगला सवाल निम्नलिखित में से 4R में नहीं है। ठीक है, 4R मतलब कि जो पर्यावरण को बचाने के लिए 5R दिया गया उसके लिए बात कर रहा है। तो निम्नलिखित में से 4R में नहीं है तो कौन, रेड्यूज, रीयूज, रिसाइकल या रिमूव। तो सही आंसर इसका होगा रिमूव। ठीक है, रिमूव जो है वो 4R में नहीं होता है, रिमूव। बाकी आपका रेड्यूज हो गया, रिसाइकल हो गया, उसके बाद आपका रिसाइकल, उसके बाद यहाँ रीयूज हो गया और रिड्यूज हो गया, सब सारा चीज़ यहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं। ठीक है, 39 का क्वेश्चन है इनमें से कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं। तो ऑप्शन नंबर है रेयॉन, पॉलिएस्टर, नायलॉन और जूट। तो इसका सही आंसर होगा नायलॉन। ठीक है, भले पिघल जाएगा परंतु जलना बहुत मुश्किल से जलेगा। ठीक, अगला सवाल है आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो आवृत्ति का ऐसा मात्रक जो होता है वो हर्ट्ज होता है। ठीक है, आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो हर्ट्ज, उसका साइन HZ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं, तो एक कंपन में लगे समय जो होते हैं उसको आवर्तकाल कहा जाता है। आवर्तकाल, क्योंकि आवर्तकाल में समय होगा, आवर्तकाल का ऐसा मात्रक भी सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि संचरित हो सकती है, ध्वनि जो है संचरित किस में होगी, तो केवल ठोस में या केवल द्रव में या केवल वायु या गैस में, और ठोस, द्रव, गैस तीनों में। तो ध्वनि जो संचरित होगी वह आपका हो जाएगा ठोस, द्रव, गैस तीनों में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे भू संपर्कन कहते हैं, भू संपर्कन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप की शक्ति के परिमाप को कैसे मापा जाता है, तो भूकंप की शक्ति के परिमाप को मापते हैं दोस्तों सीस्मोग्राफ से। ठीक है, सीस्मोग्राफ यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश दोस्तों जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक दोस्तों होते हैं ऋण आवेश। ठीक है, धन आवेश और ऋण आवेश। अगर बात किया जाए धन आवेश, अगर हम एक नॉर्थ ले लेते हैं धन आवेश, ठीक है, यानी कि प्लस का बात कर लेते हैं, तो अगर प्लस का बात किया जाए और फिर एक तरफ प्लस होगा तो दोनों एक दूसरे को दूर धकेलेगा, प्रतिकर्षण होगा। जबकि प्लस और माइनस होगा तो वो दोनों एक दूसरे को आकर्षण करेगा और दोनों चिपकने का कोशिश कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं, वायुमंडल में सूक्ष्म ठोस और तरल कण के बादल को क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं एरोसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना परसेंट है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस जो है वो कितना परसेंट है, तो ऑक्सीजन गैस होता है 21% और बाकी 78% जो है यहाँ पर वो क्या होता है, तो वो होता है आपका नाइट्रोजन। ठीक है, बाकी 0.3 का बात किया जाए तो 0.3 जो होता है वो 0.3 जो होता है दोस्तों वो होता है आपका ये ऑर्गन वगैरह। ठीक है, अगला सवाल है वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या है, तो वनोन्मूलन का अस्थायी हल यहाँ पर क्या है, तो मरुस्थलीकरण या जंतु संरक्षण या पुनर्वन रोपण और पुनः चक्रण। तो इसका सही आंसर होगा पुनर्वन रोपण, यानी फिर से एक बार पुनः वन को लगाना, जिससे हम लोग वनोन्मूलन का अस्थायी हल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला सोना किसे कहते हैं, तो काला सोना जो होता है पेट्रोलियम, कोयला को भी नहीं बोलते हैं, उसके बाद दूल्हा को भी और पेट्रोलियम को, तो सही आंसर होगा पेट्रोलियम को हम लोग क्या कहते हैं, काला सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, देखिए जल तो प्राकृतिक संसाधन है, हवा भी प्राकृतिक है, वायु, सूर्य का प्रकाश भी सूर्य का प्रकाश भी प्राकृतिक संसाधन है, जबकि कपड़ा जो है यहाँ पर कपड़ा जो है मानव निर्मित संसाधन है, इसको हम लोग प्राकृतिक संसाधन के श्रेणी में नहीं रख सकते। तो इस प्रकार से हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव को देख चुके हैं जो साइंस का है। ठीक है, और जो 28 जनवरी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से अच्छे वीडियो पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और अभी एक से एक वीडियो आने वाला
वाला है, तो इसलिए चैनल से जुड़ कर रहें। और कम से कम लास्ट में एग्जाम के समय आपको मैराथन वीडियो मिलेगा, और हर एक टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज आपको मैराथन वीडियो मिलेगा। 2 से 3 मैराथन रहेंगे, जिससे आपके सारे सवाल यहाँ पर फंस जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में।